अभी भागने की सोच ही रहा था कि कॉलेज की वो मिस्ट्री गर्ल और मेरी सीनियर लिन वान मुझे किडनैप करके अपने घर ले जाने की तैयारी में थी। लिन वान, जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और शांत रहती थी, आज हाथों में हथकड़ी लिए कदम दर कदम मेरी तरफ बढ़ रही थी। असल में मैंने 10,000 के इनामी पैसे के चक्कर में स्कूल के म्यूजिक कपल चैलेंज में उसके साथ टीम बनाई थी। मुझे लगा था कि वो अपने घर वालों के दबाव और जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए मुझ जैसे मामूली लड़के को बस एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही कंपटीशन खत्म हुआ और पैसे हाथ में आए, मैंने फौरन अपने गांव की टिकट कटाई और गायब हो गया। मुझे लगा पीछा छूटा, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, सामने वो पुलिस की वर्दी पहने खड़ी थी। उसने मेरा रास्ता रोका और बड़े कड़क अंदाज में बोली, इंटर्न ऑफिसर जो चैन, आप पर इमोशनल फ्रॉड, प्यार में धोखाधड़ी का आरोप है। मैं आपको गिरफ्तार करती हूं। उसने बड़ी फुर्ती से मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाई और मुझे खींचते हुए एक आलीशान लग्जरी कार में ले गई, जिस पर कोई पुलिस का निशान नहीं था। जैसे ही कार का दरवाजा लॉक हुआ, उसने अपनी पुलिस की वर्दी उतार फेंकी। अंदर उसने लाल रंग की पतली स्ट्रैप वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने होठों पर जुबान फेरी और मुस्कुराते हुए बोली, शायद मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं वही लड़की हूं जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे अपने काफी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करने पड़े। मेरे दूल्हे राजा, शादी की रस्में बस शुरू होने वाली है। अब भागने की सोचना भी मत। ठंडी हथकड़ी मेरी कलाइयों पर कसी हुई थी और उसकी रगड़ से दर्द हो रहा था। लिनवान ने मुझे बड़ी बेरहमी से कार की पिछली सीट पर दबा दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं छटपटाते हुए सीधा बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने मेरी कलाइयों को पूरी ताकत से दबोच रखा था। वो ऊपर से मेरी ओर झुककर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जो चैन, मैं पागल नहीं हूं। उसने अपना फोन निकाला, स्क्रीन चमक उठी और उस पर मेरे ट्रेन टिकट की डिटेल्स थीं। 8वीं ट्रेन, कोच नंबर 14, सीट 8A, सीधे तुम्हारे उस पिछड़े हुए गांव की टिकट। उसने स्क्रीन स्वाइप की, एक के बाद एक स्क्रीनशॉट सामने आने लगे। दोपहर 3:15 बजे। अपने दोस्त झांग हाओ से मेरी बुराई कर रहे थे कि मैं बिना जज्बातों वाली एक आइसबर्ग हूं। दोपहर 3:20 बजे। सर्च किया, पीछा छुड़ाने वाली औरतों से जल्दी छुटकारा कैसे पाएं। दोपहर 3:35 बजे। भागने का पूरा रूट प्लान किया और जानबूझकर मेरे घर के रास्ते को बचाकर निकले। मेरी सांसें अटक गई। उसे ये सब कैसे पता? मेरा फोन, मेरी चैट, मेरी सर्च हिस्ट्री, सब कुछ उसके पास था। वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी गर्म सांसें और उस अनजान परफ्यूम की खुशबू ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। डर किसी जाल की तरह मुझे जकड़ने लगा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे सामने जो औरत है, वो कॉलेज की वो शांत और संजीदा सीनियर नहीं है। वो तो एक शिकारी है जो न जाने कब से घात लगाए बैठी थी। गाड़ी शहर से दूर सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रही थी और बाहर की स्ट्रीट लाइट्स तेजी से पीछे छूट रही थी और आखिरकार चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। बस दूर कहीं रोशनी से जगमगाती एक हवेली दिख रही थी, जो रात के सन्नाटे में किसी अकेले टापू जैसी लग रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। ये कोई मजाक नहीं था। ये बहुत पहले से प्लान की गई एक किडनैपिंग थी। लिनवान, मुझे छोड़ दो। वो 10,000 रुपए मैंने हाथ भी नहीं लगाए हैं। मैं सब वापस कर दूंगा। मैंने कांपती आवाज में आखिरी बार गिड़गिड़ाने की कोशिश की। वो हल्के से हंसी और पास में रखी एक काले रंग की रेशमी टाई उठाई। पैसे भी तुम्हारे हैं और अब तुम भी मेरे हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी कोमलता से उस रेशमी टाई को ठंडी हथकड़ी के चारों ओर लपेटने लगी। शहजादे, ज्यादा हिलना डुलना मत। उसकी आवाज अब और भी अजीब और डरावनी हद तक शांत थी, वरना ये हथकड़ी तुम्हारी खाल छील देगी और फिर मुझे बहुत दुख होगा। मैं उसे देखता रह गया। मुझे लगा जैसे
मेरे शरीर का खून जम गया हो। ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। एक पल पहले मैं खुश था कि उन पैसों से घर की तंगी दूर कर पाऊंगा, और अगले ही पल मैं एक कैदी बन चुका था। मेरा वो परफेक्ट भागने का प्लान उसकी ताकत के आगे एक भद्दा मजाक बनकर रह गया था। उसने बड़ी आसानी से मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया था। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और शर्मिंदगी के सिवा दिमाग में कुछ नहीं बचा था। आखिरकार गाड़ी उस हवेली के दरवाजे पर जाकर रुकी। दो काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स ने मुझे कार से नीचे उतारा और घसीटते हुए एक आलीशान विला के अंदर ले गए, जिसे रातों रात शादी के मंडप में बदल दिया गया था। यहां कोई मेहमान नहीं था, कोई दुआएं देने वाला नहीं था। बस दर्जनों पत्थर की मूरत जैसे बॉडीगार्ड्स दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़े थे। हवा में महंगे फूलों की खुशबू तो थी, लेकिन वहां की ठंडक और सन्नाटा रूह कपा देने वाला था। लिनवान ने मुझे कपड़े बदलने का इशारा किया, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैं नहीं बदलूंगा, मैंने साफ कह दिया। उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस हाथ से एक इशारा किया। एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर एक टैबलेट मेरे सामने कर दिया। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मां अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा सफेद पड़ा था, सांसें धीमी थीं और बगल में रखी मशीन टी टी की आवाज कर रही थी। लिन वान की उंगलियां स्क्रीन पर मेरी मां के चेहरे को बड़े प्यार से सहलाने लगी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। झो चेन, मुझे तुम्हारी ये हिम्मत पसंद है, लेकिन तुम्हारी मां को जो विदेशी दवाइयां दी जा रही हैं वो बहुत महंगी हैं। अगर एक बार भी वो दवा रुकी तो अंजाम क्या होगा, ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। मेरा शरीर गुस्से और बेबसी से बुरी तरह कांपने लगा। मेरा मन किया कि मैं उसे फाड़ डालूं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसे थोड़ी दया आ जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वहां बस एक गहरी खामोशी और जीत की वो डरावनी मुस्कान थी। तुम बहुत गिरी हुई औरत हो, मैंने अपने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। अच्छा, ऐसा क्या? उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मासूमियत का नाटक करते हुए बोली, तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे थोड़ा गिरना भी पड़े तो क्या बुराई है? मैं हार चुका था। किसी कठपुतली की तरह उन्होंने मुझे ड्रेसिंग रूम में धकेला, जहां मुझे वो सफेद रंग का सूट पहनना पड़ा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था। कपड़ा बहुत महंगा था और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन उसे पहनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कैदियों वाली वर्दी पहन ली हो। मुझे उस सूट से नफरत हो रही थी, और उससे भी ज्यादा नफरत मुझे आईने में दिख रहे उस बेबस इंसान से हो रही थी। शादी की रस्में इतनी सादगी से हुईं कि मजाक लग रही थी। न कोई पादरी था, न कोई कस्में। बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़ रखा था और मैं सफेद गुलाबों से सजे उस स्टेज पर खड़ा था। लिन वान अब सफेद शादी के जोड़े में थी। बाल सलीके से बंधे हुए थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यकीन करना मुश्किल था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसके चेहरे पर एक दुल्हन वाली खुशी और चमक थी। लेकिन मैं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी गहरी साजिश छिपी है। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची, हॉल का बड़ा दरवाजा धड़ाम से खुला। एक लंबा और हैंडसम लड़का ट्रेंच कोट पहने अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक बेपरवाह और शरारती मुस्कान थी। उसे देखते ही मेरा दिल जोर से धड़का। लूजे, वो आर्ट्स डिपार्टमेंट का हॉट मुंडा था और पूरे कॉलेज में ये बात मशहूर थी कि लिन वान का दिल उसी के लिए धड़कता है। मैंने कॉलेज कैंपस में उन दोनों को कई बार एक साथ घूमते देखा था। वो सीधा लिन वान की तरफ बढ़ा, जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। लिन वान वैसे तो हमेशा शांत और ठंडी रहती थी, लेकिन लूजे जब भी उसके पास आता, उसने कभी उसे दूर नहीं किया। ये यहां क्या करने आया है? क्या ये शादी रोकने आया है? बेबसी से भरे मेरे दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। पक्का ये मुझे बचाने आया है। मैंने पागलों की तरह लूजे की तरफ मदद भरी नजरों से देखा। मेरे मुंह में सफेद कपड़ा ठूसा हुआ था, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं बस अपने होठों को हिलाकर बार बार उसे इशारा कर रहा था, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। लूजे की नजर मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उसमें एक अजीब सी शरारत थी।
वो लिन वान के पास गया और जैसा मैंने सोचा था कि वो उसे डांटेगा या सवाल करेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बड़े प्यार से लीन वान के गालों को थपथपाया। वान वान, तुम्हारा ये नया पालतू जानवर तो बड़ा जिद्दी लग रहा है। पालतू जानवर? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वो मेरे बारे में बात कर रहा था। लिन वान ने चिढ़कर उसका हाथ झटक दिया। इसे डराओ मत, ये बहुत डरपोक है। उसकी आवाज में एक तरह का बचाव था, जैसे वो अपनी किसी कीमती चीज की फिक्र कर रही हो। लूजे ने कंधे उचकाए और पलटकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस पल मेरी उम्मीदें आसमान छूने लगी। मुझे लगा अब वो लिन वान का असली चेहरा सबके सामने लाएगा। अब वो मुझे इस नर्क से बाहर ले जाएगा। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी वो खूबसूरत आंखें मेरी आंखों में झांक रही थी। उसने पलक झपकाई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर जोर से थपथपाया। फिर वो थोड़ा नीचे झुका और मेरे कान के पास आकर इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। भाई, मेरे भरोसे मत रहना। मुझे लड़के पसंद है। मेरा शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया, लेकिन उसे इतने से चैन नहीं मिला। उसने धीरे से एक और बम फोड़ा। और सुनो, उसने, लिनवान ने, आज के इस दिन के लिए पूरे 5 साल से प्लानिंग की है। जिस दिन तुमने हाई स्कूल की लाइब्रेरी में उसकी मदद की थी, उसी दिन से उसकी नजर तुम पर है। मैं? वो हल्के से हंसा। मैं तो बस एक मोहरा था, ताकि मैं उसके आसपास मंडराने वाली मक्खियों को हटा सकूं और तुम्हें असलियत का आईना दिखा सकूं। 5 साल, हाई स्कूल की लाइब्रेरी। धुंधली यादों के कुछ टुकड़े अचानक मेरे दिमाग में कौंधने लगे। मुझे याद आया कि मैंने एक बार कुछ गुंडों से एक लड़की को बचाया था। वो डर के मारे सफेद पड़ गई थी और कोने में दुबक कर कांप रही थी। मैंने तो बस यूं ही पुलिस को फोन कर दिया था। क्या वो वही थी? ये कैसे मुमकिन है? लूजे सीधा खड़ा हुआ और मेरे सफेद पड़े चेहरे को देखकर सुकून भरी मुस्कान दी। वो पलटा और लिन मान से बोला, काम हो गया। अब ये पूरी तरह अपनी उम्मीदें छोड़ चुका है। वो मेरे करीब आई और अपने हाथों से मेरा बोटाई ठीक करने लगी। तो क्या अब हम आगे बढ़े मेरे दूल्हे राजा? उम्मीद की आखिरी किरण को भी सबसे बेरहम और भद्दे तरीके से कुचल दिया गया था। मैं उन दोनों को देख रहा था। एक वो जिसे मैं अपना मसीहा समझ रहा था, और एक वो जो मेरा कभी न खत्म होने वाला डरावना सपना बन चुकी थी। उन दोनों ने मिलकर मेरे लिए ऐसा जाल बुना था जिससे निकलना नामुमकिन था। मैं उस मकड़ी के जाले में फंसी उस मक्खी की तरह था, जिसका फड़फड़ाना भी अब बेमानी था। बेबसी और मायूसी की लहरों ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया। मेरी दुनिया में अब सिर्फ सन्नाटा था। शादी की रस्मों के बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, या यूं कहें कि एक सुनहरे पिंजरे में। उस कमरे को देखकर मेरे अंदर तक सिहरन दौड़ गई। वो कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कभी सोशल मीडिया पर मजाक में अपनी सपनों की लाइब्रेरी के बारे में लिखा था। एक पूरी दीवार छत से लेकर जमीन तक किताबों से भरी थी, जिसमें कंप्यूटर और फिलॉसफी की दुर्लभ किताबें सजी थीं। वहां लेटेस्ट एलियन वेयर कंप्यूटर रखा था, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन दुनिया में सबसे टॉप लेवल की थी। यहां तक कि माउस पैड पर बना वो एनिमे कैरेक्टर भी वही था जिसका मैंने कभी चलते फिरते जिक्र किया था। बिल्कुल वैसा ही, बिना किसी गलती के। उसने आखिर कब से मेरी जिंदगी में झांकना शुरू किया था? मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं उस अर्गोनॉमिक चेयर पर ढह गया जिसका मैंने कभी सपना देखा था, पर अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सबके सामने नंगा खड़ा कोई जोकर हूं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और लिन मान अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी, वही म्यूजिक कपल चैलेंज वाला एग्रीमेंट जिस पर मैंने साइन किए थे। जो चैन, मैं जानती हूं तुम बहुत समझदार हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझ जाओगे। उसने वो एग्रीमेंट टेबल पर फेंका और आखिरी पन्ने पर एडिशनल टर्म्स, अतिरिक्त शर्तें वाला हिस्सा खोला। वहां एक लाइन लिखी थी जिसका फॉन्ट साइज बाकी के कागज से थोड़ा छोटा था। वो शब्द मेरी आंखों में किसी जहरीली सुई की तरह चुभ रहे थे। यदि पार्टी बी, झो चेन, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान या उसके बाद पार्टी ए, लिन वान, के साथ तयशुदा रिश्ते को एक तरफा खत्म करने या उससे भागने की कोशिश करता है, तो ये माना जाएगा कि पार्टी बी स्वेच्छा से पार्टी ए के साथ वैवाहिक संबंध, शादी स्थापित करने के लिए सहमत है।
दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के बाद ये समझौता कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होगा। उसके नीचे मेरे खुद के किए हुए वो स्टाइल वाले साइन थे। उस वक्त मेरा पूरा ध्यान बस उन 10,000 रुपयों पर था। मैंने बारीकियों को पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई थी। किसने सोचा था कि एक मामूली से कॉलेज कंपटीशन के फॉर्म में ऐसा खतरनाक कानूनी जाल बिछा होगा। लिन वान की उंगलियां मेरे गालों को सहलाने लगी। उसकी वो ठंडी छुअन मेरी रूह तक को कपा गई। अब तुम कानूनी तौर पर मेरे पति हो। उसने कानूनी शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया। अब जाकर मुझे समझ आया कि जिस पल मैंने उन पैसों के लालच में उस फॉर्म पर साइन किए थे, उसी पल मैं उसके बिछाए जाल में फंस चुका था। वो कपल चैलेंज, वो ढाल बनने का नाटक, सब फरेब था। ये शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ मेरा शिकार करने के लिए बनाया गया एक प्लान था, और मैं वो बेवकूफ शिकार था जो खुद चलकर जाल में फंस गया। गुस्से और जिल्लत के सैलाब ने मेरे दिमाग की नसें हिला दी। मैं झटके से खड़ा हुआ और टेबल पर रखे उस एग्रीमेंट को उठा लिया ताकि उसके टुकड़े टुकड़े कर सकूं। बाहर में जा तू और तेरा एग्रीमेंट, पागल औरत! मैंने पहली बार उसे गाली दी। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसे शायद मेरे इस रिएक्शन का अंदाजा पहले से था। इससे पहले कि मैं कागज फाड़ पाता, उसने बड़ी फुर्ती से मेरी कलाई दबोच ली। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। उसने मेरी कलाई को इतनी जोर से भींचा कि मेरी हड्डियां चटकने लगीं और मैं चाहकर भी हिल नहीं पाया। उसने बड़ी आसानी से मेरे दोनों हाथ मेरी पीठ के पीछे मरोड़ दिए और मुझे राइटिंग टेबल पर औधे मुंह दबा दिया। मेरा गाल उस ठंडी मेज से चिपका हुआ था और बेइज्जती का यह एहसास अब अपनी हदें पार कर चुका था। वो मेरे कान के पास हल्के से हंसी। उसकी सांसें एकदम गर्म थीं। बेकार की मेहनत मत करो ज़ोऊ चैन। इस एग्रीमेंट का कानूनी तौर पर नोटरी हो चुका है। इसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुमने इस पिंजरे में कदम रखा था, उसी दिन तुम्हारे बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब हार मान लो मेरे पति। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उस फंसे हुए जानवर की तरह था जो अब दहाड़ भी नहीं सकता था। बस मायूसी मुझे धीरे धीरे निगल रही थी। मेरा सारा गर्व, मेरी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट इस पल मिट्टी में मिल चुकी थी। मुझे उस विला में कैद कर दिया गया। न कोई मारपीट हुई, न कोई गाली गलौज, लेकिन वहां बिताया गया एक एक पल किसी टॉर्चर से कम नहीं था। मेरा फोन छीन लिया गया, इंटरनेट काट दिया गया और बाहरी दुनिया से मेरा हर नाता खत्म कर दिया गया। दिन में 3 बार खाना वक्त पर मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता। लीन वान कभी कभी मुझे देखने आती, लेकिन अक्सर वो बस कमरे के एक कोने में बैठकर खामोशी से मुझे निहारती रहती। उसकी वो नजरें मेरे जिस्म में सिहरन पैदा कर देती थीं। मेरे लिए अब दिन और रात का फर्क मिट चुका था। मेरी सुध बुध खो चुकी थी। मैं किसी जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं हर दिन भागने का मौका ढूंढता, बॉडीगार्ड्स की शिफ्ट बदलने के वक्त पर नजर रखता और हवेली के नक्शे को समझने की कोशिश करता। एक दोपहर मैं उस तथाकथित सपनों की लाइब्रेरी में किताबें सहेजने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में मैं दीवारों को ठोक बजाकर देख रहा था कि कहीं कोई गुप्त रास्ता या बटन मिल जाए। बुकशेल्फ के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक बिल्कुल मामूली से कोने में मुझे एक छोटा सा उभार महसूस हुआ। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने उसे पूरी ताकत से दबा दिया। वो बुकशेल्फ बिना किसी आवाज के एक तरफ खिसक गया और दीवार के पीछे एक गुप्त दराज, डार्क कंपार्टमेंट निकल आया। मुझे लगा था कि अंदर कैश, गहने या भागने के लिए कोई औजार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंदर डायरियों और फोटो एल्बम्स की एक लंबी कतार करीने से सजी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से सबसे ऊपर वाला एल्बम उठाया। जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरी एक चोरी छिपे खींची गई फोटो थी। फोटो में मैंने हाई स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी और मैं लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठा था। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और बैकग्राउंड में मेरा वही पुराना हाई स्कूल था जिसे मैं बखूबी पहचानता था। लाइब्रेरी का वो कोना। उस वक्त मैं 11वीं क्लास में था। मैंने पन्ने पलटना जारी रखा और हर एक फोटो में मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी जिंदगी कैद थी। बास्केटबॉल कोर्ट पर शॉट मारते हुए मेरी तस्वीर, कैंटीन में खाना खाते हुए, डेस्क पर सिर रखकर सोते हुए, यहां तक कि एक फोटो तो ऐसी थी
जिसमें मैं हॉस्टल के नीचे खड़ा परेशान होकर फोन पर बात कर रहा था। हर फोटो के नीचे दाएं कोने में सुंदर लिखावट में तारीख और समय लिखा था, बिल्कुल सटीक, मिनट दर मिनट। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। मैंने पास रखी एक डायरी उठाई और उसे खोला। उसके अंदर पन्ने दर पन्ने सिर्फ मेरे बारे में ही लिखा था। 2000XX, 12 अक्टूबर, धूप। आज उसने फिर वही सफेद टी शर्ट पहनी थी। वो कितना प्यारा लग रहा था। 2000XX, 3 नवंबर, बादल। आज वो कुछ उदास लग रहा था। फोन पर बात करते हुए काफी देर तक उसके माथे पर शिकन थी। किसने उसे परेशान किया? 2000XX, 1 दिसंबर, बर्फबारी। आज बर्फ गिर रही है। उसे शायद ठंड लग रही थी क्योंकि उसने अपने हाथ आस्तीन में छुपा लिए थे। मेरा बहुत मन किया कि मैं अपना मफलर उसे दे दूं। मैं एक एक पन्ना पलटता गया और मेरे हाथ और भी बुरी तरह कांपने लगे। उस डायरी में वो जोक्स भी लिखे थे जो मैंने कभी यूं ही सुनाए थे। मेरी वो छोटी छोटी हरकतें जो मैं चिढ़ने पर करता था। सब कुछ तर्स था। वो गुंडे गालियां देते हुए वहां से भाग खड़े हुए। मैंने तो उस लड़की का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा था और बस वहां से जल्दी में निकल गया। डायरी में लिखा था, उस दिन तुम एक रोशनी की तरह आए और मेरी अंधेरी दुनिया को जगमगा दिया। उस वक्त मुझे सोशल एंजाइटी का दौरा पड़ा था। मेरा दम घुट रहा था। तुमने मुझे बचाया। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरी पूरी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो ये थी पूरी कहानी। मेरा वो छोटा सा नेक काम एक लड़की के पागलपन भरे प्यार की शुरुआत बन गया था। उसका वो सारा रूखापन, वो आइस क्वीन वाला अंदाज, सब बस एक दिखावा था। उसने वो दीवारें इसलिए खड़ी की थीं ताकि कोई और उसके करीब ना आ सके और वो सिर्फ मेरे और करीब रह सके। डायरियों और तस्वीरों से भरे उस कमरे को देखकर मेरा सिर चकराने लगा। मैं उसका शिकार नहीं था, बल्कि पिछले 3 सालों से मैं ही उसकी पूरी दुनिया था। यह एहसास किसी कैद से भी ज्यादा खौफनाक था और मेरा दम घोट रहा था। अभी मैं उन डायरियों और तस्वीरों के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि विला में एक बिन बुलाया मेहमान आया। लिन वान के पिता, लिन ग्रुप के चेयरमैन, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर रसूख और ताकत का घमंड साफ झलक रहा था। वो उस वक्त मुझसे मिलने अकेले आए थे जब लिन वान वहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मॉल में रखी कोई ऐसी चीज देख रहे हों जिसकी कीमत लगानी हो। उनकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। तो तुम ही हो जो चैन? उन्होंने अपनी ठंडी और भारी आवाज में पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से उन्हें देखता रहा। उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे बड़ी हिकारत से मेज पर फेंक दिया। 5 मिलियन? मेरी बेटी को छोड़ दो और फिर कभी उसके सामने मत आना। मैंने उस चेक की तरफ देखा। उस पर लगे जीरो मेरी आंखों में चुभ रहे थे। 5 मिलियन। मेरी मां के इलाज के लिए यह रकम काफी से भी ज्यादा थी। उस चेक से घर का सारा कर्ज चुक सकता था और मैं और मेरा परिवार ताउम्र ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। उस एक पल में मेरी इज्जत और मेरी आजादी की एक तय कीमत लगा दी गई थी। मेरे अंदर गुस्सा और अपमान खौल रहा था, लेकिन एक और ख्याल उससे भी ज्यादा ताकतवर था, आजादी। अगर मैं ये चेक उठा लेता हूं तो मैं इस नर्क से हमेशा के लिए निकल सकता हूं। मेरे हाथ अपने आप उस चेक की तरफ बढ़े। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसे छूने ही वाला था कि दरवाजा धड़ाम से खुला और लिन वान अंदर झपट पड़ी। उसने टेबल पर पड़ा वो चेक देखा और मेरा बढ़ता हुआ हाथ भी। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ी और उस चेक को उठाकर मेरे और अपने पिता के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। चेक के वो टुकड़े बर्फ की तरह हवा में उड़ते हुए नीचे गिर गए। ये कहीं नहीं जाएगा। लिन वान की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक चट्टान जैसी मजबूती थी। लिन वान के पिता गुस्से से पीले पड़ गए। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा, वान वान, तो इस मामूली से कंगाल लड़के के लिए मुझसे बगावत करेगी? तुझे दिख नहीं रहा ये किस चीज का भूखा है? ये सिर्फ हमारे पैसों के पीछे है। ये जिस भी चीज का भूखा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लिन वान ने उनकी बात काटते हुए कहा। लिन वान पहली बार अपने पिता पर दहाड़ी। उसकी आंखें डर डरावनी हद तक लाल हो चुकी थीं।
ये मेरा चुना हुआ पति है, मेरा आदमी है, कोई इसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। वो पलटकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे कोई शेरनी अपने बच्चे की ढाल बनती है। अगर आपको इसे कुछ भी कहना है, तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। उसके पिता अपनी बेटी का ये रूप देखकर दंग रह गए। गुस्से के मारे उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने लिन वान की तरफ उंगली उठाई, कुछ बोलना चाहा, पर जुबान से एक शब्द नहीं निकला। आखिर में उन्होंने गुस्से में दरवाजा जोर से पटका और वहां से चले गए। पूरा कमरा एक पल में खामोश हो गया। मैं अपनी जगह सुन्न खड़ा था और लिन वान की कांपती हुई पीठ को देख रहा था। भारी गुस्से की वजह से उसके कंधे अब भी ऊपर नीचे हो रहे थे। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतना बेकाबू देखा था, और वो मुझे कैद करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी इज्जत बचाने के लिए थी। मेरे दिल में जैसे जोर की हलचल हुई। एक ऐसी अजीब और उलझी हुई भावना मेरे अंदर जागने लगी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। चेक वाले उस हादसे के बाद मेरे और लीन वान के बीच का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मेरा डर अब कम होने लगा था, और उसकी जगह एक ऐसी कश्मकश ने ले ली थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने उससे सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश शुरू की, और अब मैं उसे खामोशी या बेरुखी से जवाब नहीं देता था। मैं उसकी सीमाओं को परखना चाहता था और उस पागलपन के पीछे छिपे इंसान को समझना चाहता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उसकी उस सनक और जबरदस्ती वाली बाहरी परत को अगर हटा दिया जाए, तो लिनवान असल में बहुत भोली और अनाड़ी थी। उसे पता ही नहीं था कि लोगों के साथ सामान्य बर्ताव कैसे किया जाता है। वो मेरा ख्याल रखना चाहती थी, पर उसके तरीके हमेशा गलत होते थे। एक दिन उसने खुद मेरे लिए खाना बनाया, लेकिन जब टेबल पर डिश आई तो वो नमक से कड़वी हो चुकी हरी सब्जी और आधे पके हुए चावल थे। वो बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। न जाने क्या हुआ कि मैंने हिम्मत जुटाकर एक बड़ा निवाला खा लिया। उसके चेहरे पर वैसे ही मासूम मुस्कान खिल उठी, जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा कैंडी मिल गई हो। वो पूरा दिन चहकती रही। वो मेरे लिए लेटेस्ट गेमिंग कंसोल खरीद कर लाई और घंटों तक अनाड़ीपन से उसका मैनुअल पढ़ती रही ताकि मेरे साथ खेल सके। लेकिन गेम शुरू होते ही मैं उसे आसानी से हरा देता। वो चिढ़कर अपना मुंह फुला लेती और हार न मानते हुए दोबारा मैच करने की जिद करती। उसे इतना सीरियस देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा कि वो उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। एक रात प्यास लगने पर जब मैं पानी पीने के लिए उठा, कि मेरी नज़र वहां लगी पड़ी टीवी स्क्रीन पर पड़ी। उस पर मेरे कॉलेज के बास्केटबॉल मैच की पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। लिन वान सोफे पर अकेली दुबकी बैठी थी, अपने घुटनों को बाहों में जकड़े हुए, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्क्रीन पर मेरा हर एक गोल, हर बार जब मैं अपनी टीम के साथियों से हाथ मिलाता, उसे वो इतनी गहराई से देख रही थी जैसे वो उसमें खो गई हो। मैं वहीं रुक गया। मैंने कोई आवाज नहीं की। वो इतनी मगन थी कि उसे मेरे वहां होने का पता ही नहीं चला। जब वीडियो खत्म हुआ और स्क्रीन काली पड़ गई, तो उसमें पीछे खड़े मेरा साया नजर आया। वो बुरी तरह चौंक गई और झटके से पीछे मुड़ी। मुझे देखते ही वो घबरा गई और किसी पकड़े गए बच्चे की तरह अपने हाथों से बेतरतीब तरीके से आंसू पोंछने लगी। मैं मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। उसकी आवाज में रोना भरा था। वो बहुत बेबस और डरी हुई लग रही थी। बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, पर मुझे डर था कि तुम मुझसे चिढ़ जाओगे। उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई। मुझे डर है कि तुम्हें मैं घिनौनी लगूंगी। मैं बस बहुत डरी हुई हूं इस बात से कि तुम मुझे छोड़ दोगे। उस पल उसकी उन सुर्ख आंखों और उस टूटे हुए अंदाज को देखकर मेरे दिल की सख्त बर्फ का एक और हिस्सा पिघल गया। पहली बार मुझे उस पर डर या नफरत के अलावा कुछ और महसूस हुआ। वो एक तरह की हमदर्दी थी। कुछ दिनों बाद लूजे फिर से मुझसे मिलने आया। इस बार वो चोरी छिपे आया था। उसने मेरे हाथ में एक चाबी थमा दी, पिछले दरवाजे की चाबी। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ये लिन के पिता ने मुझे दी है। वो अब ये सब और नहीं देख सकते। उन्होंने कहा है कि अगर तुम यहां से निकल गए तो वो तुम्हें बाहर भेजने का इंतजाम कर देंगे। तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा, और वो गारंटी देते हैं कि लिन वान तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगी। मैंने उस ठंडी चाबी को मुट्ठी में भींच लिया।
वो चाबी मेरे हाथ में किसी दहकते लोहे की तरह गर्म महसूस हो रही थी। आजादी बस एक कदम दूर थी। मुझे बस इस चाबी से वो दरवाजा खोलना था और इस पूरी मुसीबत से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में लिन वान का वो चेहरा घूमने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी, मैं बस बहुत डरी हुई हूं कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरा दिल बुरी तरह उलझ गया। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ आजादी और नई जिंदगी थी और दूसरी तरफ वो पागल लड़की थी जो मेरे लिए रोती थी, मेरे लिए हंसती थी और मेरे खातिर पूरी दुनिया से लड़ गई थी। मैं क्या चुनूं? उस रात मैंने अपना फैसला कर लिया। मैंने लिनवान के साथ थोड़ा नरम व्यवहार करने का नाटक किया, यहां तक कि खुद ही साथ में डिनर करने की बात कही। वो इतनी खुश हुई कि फिर से खुद किचन में घुस गई और वही ना खाने लायक खाना बनाकर मेज पर सजा दिया। उसका ध्यान भटकते ही मैंने उसके सूप के कटोरे में काफी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी। मैंने देखा कि कैसे उसने बिना किसी शक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो पूरा सूप पी लिया। कुछ ही देर में उसका सिर डाइनिंग टेबल पर झुक गया और वो गहरी नींद में सो गई। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मैंने खुद को समझाया, जो चैन, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। वो पागल है, उसने तुझे कैद किया है, वो एक मुजरिम है। मैंने अपनी जेब से वो चाबी निकाली और दबे पांव पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। पूरी हवेली में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडीगार्ड्स को वहां से हटा दिया गया हो। भागने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला था। मैंने चाबी ताले में डाली, उसे धीरे से घुमाया और एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। मैंने दरवाजा धकेला। बाहर की ताजा हवा, जिसमें गीली घास की खुशबू थी, मेरे चेहरे से टकराई। बस एक कदम और ये सब खत्म हो जाता। लेकिन मैं ठिठक गया। मैंने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा जो बेखबर मेज पर सोई हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहकर भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मैं ये सोचकर दहल गया कि जब वो सोकर उठेगी और उसे पता चलेगा कि मैंने उसे फिर से अकेला छोड़ दिया है, तो उसके चेहरे पर कितनी गहरी मायूसी होगी। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसे फिर से लॉक कर दिया। मैं वापस डाइनिंग रूम में आया और आजादी की उस चाबी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मैं उसके पास झुका। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और सोई हुई लिन वान को उसके कमरे में ले गया। उसका शरीर बहुत हल्का था, बिल्कुल किसी पंख की तरह। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया और उसके मासूम सोते हुए चेहरे को देखता रहा। उस पल मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने अपनी किस्मत मान ली थी। शायद उसके द्वारा मेरे लिए बनाया गया ये पिंजरा ही मेरी मंजिल थी और ये जंजीरें अब मैं अपनी मर्जी से पहनने को तैयार था। अगले दिन जब लिनवान की आंख खुली तो उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो बस इस बात से बहुत खुश थी कि अब मैं उसके पास आने पर चिढ़ नहीं रहा था। मेरे रुक जाने के बाद हमारे बीच का रिश्ता एक अजीब लेकिन सुकून भरी शांति के दौर में चला गया। तभी एक दिन लूजे फिर से दिखाई दिया। मुझे वहां देखकर वो हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे थम्स अप दिखाया। मान गए भाई, तुम तो बड़े दिलवाले निकले। मैंने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ गया और एक ठंडी आह भरी। तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि उस रात वहां एक भी बॉडीगार्ड क्यों नहीं था? मेरे कदम वहीं जम गए। वो चाबी असल में लिन वान ने ही मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। मैं झटके से पीछे मुड़ा और अविश्वास भरी नजरों से उसे देखने लगा। क्या? लूजे दीवार के सहारे टिक गया। उसके चेहरे के भाव काफी उलझे हुए थे। वो उसने तुम्हें आखिरी मौका दिया था। उसने जुआ खेला था कि तुम रुक जाओगे। लूजे की बातें मेरे कानों में पिघले लोहे की तरह उतर रही थी। मेज पर रखी उस सूप की कटोरी में दवा है, ये उसे पता था। वो दवा उसने असल में मेरे लिए तैयार की थी, ताकि जब तुम बेहोश हो जाओ तो मैं तुम्हें यहां से चुपचाप बाहर ले जा सकूं। लेकिन उसने खुद वो सूप पी लिया। वो देखना चाहती थी कि उसके सो जाने के बाद क्या तुम वाकई उसे छोड़कर चले जाओगे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। लूजे बोलता जा रहा था, अगर उस रात तुम चले जाते तो वो तुम्हें पूरी तरह आजाद कर देती और फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देती। लेकिन
वो थोड़ा रुका, लेकिन शायद वो खुद को हमेशा के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेती, अपनी मौत तक। उसने मेरी तरफ सहानुभूति भरी नजरों से देखा। उसने मुझसे कहा था कि उसे रोशनी की जरूरत है, लेकिन अगर रोशनी उसके पास रुकना ही नहीं चाहती तो वो जबरदस्ती उसे कैद करके उसकी चमक नहीं छीनेगी। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी इज्जत और अपना घमंड भी दांव पर लगा दिया। जोऊ चैन, अगर तुम उस रात चले जाते तो शायद वो मर जाती। मुझ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मैं वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। तो वो भागने का मौका कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसका आखिरी इम्तिहान था। जिसे मैं अपना मास्टर प्लान समझ रहा था, उसकी हकीकत वो पहले से जानती थी। उसने मुझे रोका नहीं, बल्कि उसने अपने तरीके से अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, क्या मैं उसके पास रुकूंगा। एक बहुत बड़े पछतावे और डर ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। मुझे अब जाकर समझ आया कि उसका वो पागलपन भरा प्यार असल में कितना बेबस और कितना गहरा था। मैं बस एक कदम दूर था उस लड़की को खत्म करने से जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। पहली बार मेरी आंखें उसके लिए भर आईं। लेकिन लिन के पिता अभी शांत नहीं हुए थे। जब उन्होंने देखा कि पैसे से मुझे नहीं खरीदा जा सकता, तो उन्होंने मेरे अपनों पर हमला करना शुरू कर दिया। मेरे जिगरी दोस्त झांग हाओ ने हमारी कॉलेज की जमा पूंजी और लोन लेकर एक छोटा सा गेमिंग स्टूडियो खोला था। लिन के पिता ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला बोला, सारे इन्वेस्टर्स को पीछे हटा दिया और उनके मेन प्रोग्रामर्स को भी तोड़ लिया। झांग हाओ की कंपनी रातों रात दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। जब उसने मुझे फोन किया तो उसकी आवाज में सिर्फ हार और तबाही थी। जो चेन, मुझे माफ कर दे भाई, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैंने फोन काटा और पहली बार खुद लिन वान के पास गया। मैं तेजी से उसके स्टडी रूम में घुसा जहां वो फाइलें देख रही थी। मुझे इतना परेशान देखकर उसने तुरंत अपना सारा काम एक तरफ रख दिया। क्या हुआ? उसकी आवाज में फिक्र थी। मैंने कांपती आवाज में उसे झांग हाओ की कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया। लिन वान, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरे दोस्त की मदद करो। यह पहली बार था जब मैंने उससे मदद मांगी थी। लिनवान ने पूरी बात सुनी और बिना एक पल गवाए फोन उठाया और लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया। हमारे जितने भी रिसोर्स हैं सब लगा दो, पता करो स्पार्क स्टूडियो पर हमला कौन कर रहा है। लीगल टीम को बोलो एंटी ट्रस्ट केस तैयार रखें। एंजल इन्वेस्टर्स के मिस्टर ली को फोन लगाओ और कहो कि मैं लिनवान व्यक्तिगत रूप से स्पार्क स्टूडियो में 3 गुना ज्यादा पैसा लगाने को तैयार हूं। वो एक के बाद एक फोन करती जा रही थी। उसकी बातें एकदम सटीक, दिमाग ठंडा और फैसले पक्के थे। उस पल वो अनाड़ी लड़की नहीं थी जो मेरी एक बात पर शर्मा जाती थी। वो लिन खानदान की वो वारिस थी जो पूरी बिसात पलटने का दम रखती थी। अगले कुछ दिन हम दोनों ने पलक तक नहीं झपकाई। वो बिजनेस की चालें और लोगों को संभालने का काम देख रही थी और मैंने अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल किया। 3 दिन बाद सारा खतरा टल गया और लिन के पिता की साजिशें पूरी तरह नाकाम हो गई। जिस कंपनी के जरिए उन्होंने हमला किया था, वो खुद गलत तरीके से कंपटीशन करने के आरोप में फंस गई और अब उन पर भारी जुर्माना और कानूनी जांच का खतरा मंडरा रहा था। झांग हाओ का स्टूडियो न सिर्फ बर्बादी से बच गया, बल्कि मुसीबत में उनके लिए वरदान साबित हुई। लिन वान के भारी इन्वेस्टमेंट ने उनकी किस्मत बदल दी थी और अब उनका भविष्य चमक रहा था। जब सब कुछ शांत हुआ, तब सुबह के 4 बज रहे थे। लिन वान थक कर अपनी कुर्सी पर ढह गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी जीत की मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम जीत गए। उसकी लाल पड़ चुकी आंखों और थके हुए चेहरे को देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उसके पास गया, कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में कस लिया। यह पहली बार था जब मैंने उसे खुद से गले लगाया था। एक पल के लिए उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया, पर अगले ही पल वो ढीली पड़ गई और अपना सिर मेरी छाती पर टिका दिया, बिल्कुल उस छोटी नाव की तरह जिसे अपनी मंजिल मिल गई हो। झो चेन, उसने मेरा नाम पुकारा। कुछ मत कहो। मैंने उसकी बात काटते हुए उसे और जोर से भींच लिया। बस, शुक्रिया।
इस हादसे के बाद लिन के पिता ने फिलहाल के लिए घुटने टेक दिए। हमारी जिंदगी अब एक अजीब लेकिन प्यारी सी मैरिड लाइफ की पटरी पर आ गई थी। विला का वो दम घोटने वाला माहौल अब खत्म हो चुका था। अब बॉडीगार्ड्स की नजरों में मेरे लिए निगरानी के बजाय सम्मान दिखने लगा था। मैंने धीरे धीरे लिन वान को उसके उस छोटे से दायरे से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की जहां मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैंने उसे खाना बनाना सिखाया। वो अब भी उतनी ही अनाड़ी थी। कभी उंगली काट लेती तो कभी चीनी को नमक समझ बैठती। लेकिन अब मैं उस पर हंसता नहीं था, बल्कि बड़े प्यार से उसका हाथ थाम कर उसे एक एक स्टेप सिखाता। बदले में वो मुझे अपनी बिजनेस की दुनिया की सैर कराती। वो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मेरे पास लेकर आती और मुझ जैसे अनाड़ी से मेरी राय मांगती। मुझे समझ आया कि वो पत्थर दिल नहीं थी, बस उसकी दुनिया इतनी छोटी थी कि उसमें मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं बची थी। वीकेंड पर मैं उसे पहली बार सुपरमार्केट लेकर गया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज को बड़ी हैरानी से देख रही थी, जैसे पहली बार इंसानों की दुनिया में आई हो। शेल्फ पर सजे ढेर सारे स्नैक्स देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, और जब सेल्फ चेकआउट मशीन इस्तेमाल करने की बारी आती तो वो घबरा कर खड़ी हो जाती। भीड़ वाली जगह पर उसे आज भी घबराहट होती थी। ऐसे में वो झटके से मेरा हाथ पकड़ लेती और इतनी जोर से भींचती जैसे मैं ही उसका इकलौता सहारा हूं। मैं उसे मेट्रो में भी लेकर गया। उस खचाखच भरी भीड़ में मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया ताकि आसपास की भीड़ उससे ना टकराए। वो मेरे सीने से लग गई और मेरी धड़कनें सुनते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून आया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जो चैन, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तो आम लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। कितनी रौनक है यहाँ, कितनी गर्माहट है। मैं मुस्कुराया और प्यार से उसके बाल सहला दिए। हालांकि उसकी कुछ पुरानी आदतें अब भी वैसी ही थीं, जैसे उसका मन अब भी मेरा फोन चेक करने का करता था। लेकिन अब वो चुपके से देखने के बजाय पहले दबे पांव मेरे पास आती और धीरे से पूछती, जो चैन, क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूं? उसका वो डरा सहमा और झिझकता हुआ अंदाज देखकर मुझे गुस्सा भी आता और हंसी भी। मैं मुस्कुराकर फोन अनलॉक करता और उसकी तरफ बढ़ा देता। ये लो, देख लो, वैसे भी इसमें तुम्हारे सिवा और कोई राज छुपा ही नहीं है। ये सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता। वो फोन पकड़ती तो सही, पर बस दो चार बार स्क्रीन इधर उधर स्वाइप करके वापस मुझे थमा देती। मैं जानता था कि किसी को पूरी तरह अपना बना लेने की उसकी वो पुरानी जिद आज भी उसकी रूह में बसी है। लेकिन अब उसने उस जिद पर इज्जत और प्यार की एक मीठी परत चढ़ा दी थी। मुझे धीरे धीरे उसकी ये जरूरत और उसकी ये निर्भरता अच्छी लगने लगी थी। वो पिंजरा जिसे मैं नर्क समझता था, अब धीरे धीरे एक प्यारा सा घर बनता जा रहा था। एक सुनहरी और खिली हुई सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि बिस्तर का वो हिस्सा खाली था जहां लिन वान सोती थी। मैं कमरे से बाहर निकला और जो देखा उसे देखकर सन्न रह गया। विला का वो भारी भरकम मुख्य दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज पूरी तरह खुला हुआ था। दरवाजे पर पहरा देने वाले बॉडीगार्ड्स का कहीं नामो निशान नहीं था। लिन वान अकेली लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। उसने एक सादी सी सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी और बड़े सुकून से कॉफी पी रही थी। खिड़की से आती धूप उसके ऊपर ऐसे पड़ रही थी जैसे वो कांच की बनी कोई नाजुक सी मूरत हो। मुझे देखते ही उसने कॉफी का कप नीचे रख दिया। जो चैन, दरवाजा खुला है। उसकी आवाज बहुत धीमी और शांत थी। अब तुम जा सकते हो। मैं वहीं खड़ा रह गया, दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया हो। चला जाऊं? क्या ये फिर से कोई इम्तिहान है, या फिर? मैं धीरे धीरे उस खुले हुए बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर वही पुरानी आंखों को चुंधिया देने वाली सूरज की रोशनी थी, सच्ची आजादी जिस पर अब कोई पाबंदी नहीं थी। मैंने मुड़कर सोफे पर बैठी लिन वान को देखा। उसने अपना सिर झुका रखा था। मैं उसके चेहरे के भाव तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसके घुटनों पर रखे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो मुझे हमेशा के लिए खो देगी। मैं मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून था। मैंने बाहर की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया।
मैं वापस पलटा और सीधे लिविंग रूम में उसके पास चला गया। मैंने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, ओ पागल लड़की, मेरा घर तो अब यहीं है। अब मैं तुझे छोड़कर भला कहाँ जाऊंगा। ये सुनते ही उसके कंधे बुरी तरह कांपने लगे। वो झटके से मुड़ी और रोते हुए मेरे सीने से लग गई। उसने मुझे इतनी जोर से जकड़ लिया जैसे वो खुद को मेरे वजूद में ही समा लेना चाहती हो। जोचिन, जोचिन, वो बस बार बार मेरा नाम पुकारे जा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि किडनैपिंग और कैद से शुरू हुई ये जुनूनी मोहब्बत आखिरकार मेरी मर्जी से चुनी गई इस उम्र कैद पर खत्म हुई है। मैं उसके रेशमी बालों को सहलाने लगा, उसके जिस्म की जानी पहचानी खुशबू को खुद में उतारने लगा। खिड़की के बाहर फैला वो विशाल नीला आसमान अब मुझे डराता नहीं था, क्योंकि मेरे दिल को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। पिंजरे का दरवाजा तो कब का खुल चुका था, पर मेरा दिल अब इस कैद का आदी नहीं, बल्कि इसका दीवाना हो चुका था।